नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। सदन में महिला आरक्षण बिल के गिर जाने के बाद जहां बीजेपी कांग्रेस को आरक्षण विरोधी और महिला विरोधी बता रही है, तो वहीं अब कांग्रेस भी देश भर में अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को ही महिला आरक्षण विरोधी बताने का काम कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का यह साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन का खेल यानी डिलिमिटेशन का खेल खेलना चाहती थी, जो कि कांग्रेस ने कामयाब नहीं होने दिया। और अगर बीजेपी महिला आरक्षण करना चाहती है तो मौजूदा सीटों पर ही आरक्षण क्यों नहीं कर देती? क्यों महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन करना चाहती है? ये बीजेपी का दोहरा चेहरा है, जिसको कांग्रेस किसी भी सूरत पर, किसी भी कीमत पर महिलाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। कांग्रेस का स्टैंड बड़ा सिंपल है। कांग्रेस का स्टैंड है कि 543 सीटों पर तुरंत 1/3 आरक्षण दिया जाए, जिससे 181 महिला सांसद चुनकर आ सके। आप ये आज करिए, हम आज आपके साथ खड़े रहने को तैयार हैं। नरेंद्र मोदी जी महिला आरक्षण में सबसे बड़ा रोड़ा क्यों बन रहे हैं, वो बात को गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? सिंपल सी बात है, 543 सीट है, 1/3 रिजर्व करिए। जब 9 मन तेल होगा तब मैं आरक्षण दूंगा। ये जो नीति है ये उनकी खोट दिखाती है। ये दिखाता है कि उनके मन में पाप है, वो महिला आरक्षण के लिए सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होते तो महिलाओं को आरक्षण मिल गया होता। इधर पौड़ी से खबर है, जहां पर घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर नजर आ रहा है। जहां पर जिला प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से लगातार गैस उपलब्ध होने के दावे किए तो जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। सिलेंडर लेने के लिए लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। इसी परेशानी के कारण ग्रामीण महिलाओं ने सर्किट हाउस के पास देवप्रयाग पौड़ी मार्ग पर जाम लगा दिया। महिलाओं का आरोप है कि प्रशासन झूठे दावे कर जनता को गुमराह कर रहा है, लेकिन धरातल पर व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। महिलाओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि जब तक नियमित रूप से गैस आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो जाती, वे इस तरह से अपना विरोध जताते रहेंगे। ये मैडम जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। सोमवार को यहाँ का टर्न था, यहाँ पर न्यू बस अड्डे में गैस आनी थी, लेकिन कल नहीं आई है और आज भी नहीं आई है। लेकिन अनाउंसमेंट गाड़ी लेके घूम रहे कि आपके होम डिलीवरी करेंगे। आपको पता है कि लोगों के घर कहाँ कहाँ है और कैसे डिलीवरी करेंगे? कि आपने आज तक डिलीवरी की? होम डिलीवरी इंडियन गैस ने कभी डिलीवरी नहीं की। लेकिन यहाँ पे ना DSO आया है ना कोई आया। आप होम डिलीवरी करेंगे कैसे? आपके पास नंबर नहीं है, आपने किसी को कॉल नहीं किया। तो ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और लाइनें इसलिए नहीं लग रही है, परसों DM ऑफिस के सामने लाइनें लगी थी, तो DM मैडम को दिक्कत हो गई थी, इसलिए लाइन उन्होंने हटाने की कोशिश की है। और अगर सिलेंडर की दिक्कत नहीं है तो देख क्यों नहीं रहे? हम तो यहीं खड़े। तो 1-2 महीने से गैस आई नहीं है, लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। 2-3 दिन से लगातार लाइन लगा रहे हैं यहाँ पे लोग। और जो है कि ये लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर आया है और जो है कि सिलेंडर है नहीं, होम डिलीवरी होगी। कैसे होगी होम डिलीवरी जब यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे नहीं मिल रहा? तो होम डिलीवरी कैसे करेंगे वो लोग? हमें तो बेवकूफ बनाए जा रहे हैं ना। अब हम परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे घर में ऐसे ही, हम रोड पे बैठना पड़ रहा मजबूरी से हमको। इसलिए हमको आज ही सिलेंडर मंगवाने, चाहे कुछ भी हो। इधर अल्मोड़ा में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा की बदहाल स्थिति को लेकर क्षेत्रीय विधायक मनोज तिवारी ने गहरा रोष व्यक्त किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस सेवा पर आम जनता की जिंदगी निर्भर करती है, वही आज लापरवाही और अव्यवस्था की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। विधायक ने कहा कि कई मर्तबा आपात स्थिति में 108 समय पर नहीं पहुंच पाती, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जनता के जीवन से सीधे जुड़े इन बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी लगातार की जा रही है, जो कि लगातार बेहद महत्वपूर्ण स्थिति बनाती नजर आ रही है। तो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है और इन तमाम पहलुओं को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी। हमारी लगातार मांग रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया है कई बार, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र दिया, स्वयं मिला भी, प्रदेश के सचिव स्वास्थ्य से मिला भी, पत्र भी दिया कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कैसे सुदृढ़ किया जाए, विशेषकर अल्मोड़ा विधानसभा की, अल्मोड़ा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुदृढ़ किया जाए और उसके साथ साथ यहाँ पर 108 एम्बुलेंस को दुरुस्त किया जाए। उसके साथ मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस की सुविधाएं दी जाए।
जंगली जानवरों ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। जिले के खेती खान क्षेत्र के गांव में जंगली सुअरों ने ग्रामीणों की ओर से लगाई गई आलू की फसल को पूरी तरह खोदकर उसे बर्बाद कर दिया है, और जिससे किसानों की मेहनत पर तो पानी फिर ही रहा है, साथ ही साथ किसानों को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी पहुंच रहा है। किसानों ने बताया कि उन लोगों ने खेतों में आलू की फसल की बुआई भी की थी। जैसे ही फसल को खोदने का समय आया तो जंगली सुअरों की ओर से पूरी तरह उनकी आलू की फसलों को खोदकर बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने सरकार और प्रशासन से हुए नुकसान का मुआवजा देने और जंगली जानवरों से उनकी फसलों को बचाने के लिए घेर बाड़ करने की मांग की है और कहा है कि मामले में जल्द भारतीय किसान यूनियन जिलाधिकारी से भी मुलाकात करेंगे। कहना था किसानों का कि हमने दिन रात मेहनत करके ये खेत में जो है आलू लगाए थे और लगातार वो इसकी देखभाल भी कर रहे थे। परसों जो है उनका कहना है कि सिर्फ 10 मिनट के लिए जो है थोड़ा सा उनकी आंख लग गई तो सुअर ने जो है ये हाल कर दिया है। तो नुकसान सर आप देख सकते हैं इसमें किसान की खेती, इस समय जो आलू की खेती है चंपावत जिले में बम्पर, तो इसमें काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। वो देखने की चीज़ है, इसमें कहने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। किसानों की मांग यही होगी सर कि इनको मुआवजा दिया जाए। तो वही विकासनगर क्षेत्र में जनहित के विकास कार्यों को गति देते हुए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने एक ही दिन में 3 अलग अलग स्थानों पर निर्माण कार्यों का शुभारंभ और उनका भूमि पूजन किया। इन तमाम कार्यों के जरिए क्षेत्र को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात मिली है। मेहूवाला मेहरा बस्ती में सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। तो वहीं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पश्चिम वाला में भी कक्ष और बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसके अलावा आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज विकासनगर में खेल मैदान और दीवार निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षा सत्र की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों के विकास कार्यों की विशेष योजना बनाई गई है। चूंकि ये शिक्षा सत्र का प्रारंभ है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिन कामों को मुझे कराना है उसको मैंने शिक्षा सत्र के दृष्टि से उसको प्लानिंग कर ली गई है, उसकी मैपिंग कर दी गई है प्रॉपर्ली, उसके लिए टाइमलाइन निर्धारित कर दी गई है, उसके माइलस्टोन तय कर दिया गया है कि किस समय तक हमें कौन कौन सी चीजें अचीव करनी है। उनकी ये धारणा है कि विद्यालयों का कम से कम उसमें जो इंफ्रा है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा तैयार होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो विद्यालय ना इनमें गरीब छात्रों के मतलब गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। तो फिलहाल जो आप हमारे विद्यालय में तो यहाँ पर जो स्टेडियम बनना है और स्टेडियम बनने के साथ साथ माननीय विधायक जी ने हमें ये कहा है कि ये जो बिल्डिंग है हमारी, क्योंकि ये बिल्डिंग हमारी लगभग 60 साल पुरानी है और इसमें बहुत कुछ करने को शेष है। हरिद्वार से खबर, जहां पर सीवरेज कार्य के चलते खोदी गई सड़कों को दुरुस्त और सही करने के लिए प्रशासन ने काम तेज कर दिया है। डीएम मयूर दीक्षित के निर्देशन पर दिन रात निर्माण कार्य जारी है और चारधाम यात्रा से पहले सड़कों को पूरी तरह ठीक करने का लक्ष्य रखा गया। एक ही दिन में पैकेज 1 और 2 के तहत कुल 807 मीटर सड़क निर्माण कार्य पूरा किया गया, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हरिद्वार शहर में सीवर लाइन डालने का काम जो चल रहा है उसमें जहाँ जहाँ काम पूर्ण हो गया था वहाँ पर स्पेशली अपर रोड और मार्केट एरिया में वहाँ पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व सभी रोड रिस्टोर करने के डायरेक्शन दिए गए थे और उस डायरेक्शन के क्रम में अधिकतर रोड हमारी जो अपर रोड पर है या उसके आसपास की गलियाँ उनको ठीक कर लिया गया है। अभी हमारा जो फोकस है सीवर लाइन का वो नॉर्थ हरिद्वार, जहाँ भूपतवाला सरोवर क्षेत्र में जहाँ काम अभी भी पेंडिंग है वहाँ पर लाइन डालने का काम और साथ ही रिस्टोरेशन काम भी युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। जो हमारी टारगेट है जो दिया गया है वो है कि 30 जून से पहले पूरे शहर में सभी काम को कंप्लीट कर लिया गया। तो इधर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कौड़ियाला के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां सरिया से लदे एक खड़े ट्रक से अनियंत्रित कार टकरा गई, जिसमें कुल 8 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त और भयावह थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको ये बताते चलिए कि महिला का शव वाहन के मलबे में पूरी तरीके से फंसा रह गया था। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम अत्याधुनिक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और टीम ने आरी की मदद से वाहन के हिस्सों को काटकर कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला और सिविल पुलिस को सौंप दिया। तो वहीं कार सवार 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद एम्बुलेंस की ओर जरिए
अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उसी दौरान की दरअसल ये नज़र आ रही है। इस तस्वीरों में आप देखिए ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यानी नेशनल हाईवे पर ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सरिया से लदे खड़े ट्रक से अचानक से कार टकरा गई और हादसे के समय कार में कुल 8 लोग सवार थे। तो वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद अब 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने से पहले बाबा केदार की पंचमुखी डोली ऊखीमठ से फाटा होते हुए गौरीकुंड पहुंच गई है। गौरीकुंड के गौरी माई मंदिर में बाबा केदार का विश्राम है। आपको ये बताएं कि पंचमुखी चल डोली आज गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंचेगी। परंपराओं के अनुसार कपाट खुलने से पहले सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। वहीं मंदिर परिसर को भव्य और दिव्य रूप से सजाने की तैयारियां चल रही हैं। अंतिम चरण में ये तैयारियां हैं। तो कल सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। देश विदेश से आए श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए उत्साहित हैं। तो वहीं अप्रैल में हुई ताज़ा बर्फबारी के कारण केदारनाथ मंदिर परिसर और उसके आसपास का इलाका बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गया है। ट्रैकिंग मार्ग पर छोटी लिंचोली और बड़ी लिंचोली के पास ग्लेशियर नीचे आ गए हैं। गौरीकुंड से लिंचोली की ओर बढ़ते हुए तीर्थयात्री इन ग्लेशियर्स के बीच होकर गुजरेंगे, जिससे उनकी यात्रा में रोमांच का अनुभव होगा। बाबा केदार के कपाट 22 अप्रैल यानी कल से श्रद्धालुओं के लिए खुल रहे हैं। द्वार खुलने और कपाट खुलने के साथ ही हजारों तीर्थयात्रियों के धाम पहुंचने की उम्मीद है, जो इस पवित्र तीर्थ यात्रा की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक होगा। तो 4 धाम यात्रा को लेकर यात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए प्राथमिकता दी जा रही है। एक अभिनव पहल के तहत यात्रा सुरक्षा किट का वितरण शुरू किया गया है। ये किट उन सभी वाहनों को दी जा रही है जो ग्रीन कार्ड बनवाकर 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं। इस यात्रा सुरक्षा किट में कूड़ा निस्तारण के लिए गार्बेज बैग, वॉमिटिंग बैग, विशेष फीमेल यूरिन बैग, मास्क और सैनिटाइजर भी शामिल हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की यात्रा के दौरान यात्रियों को अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और आरामदायक अनुभव प्रदान करना है। ये अभिनव पहल उत्तराखंड परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा की प्रेरणा से शुरू की गई है और इसका एग्जीक्यूशन नोडल परिवहन 4 धाम यात्रा संदीप सैनी के निर्देशन में किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां 4 धाम यात्रा के लिए बनाए गए हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान स्थित पंजीकरण केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था की पोल उस समय खुल गई जब भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद एक जेब कतरे ने बुजुर्ग महिला यात्री का मोबाइल चोरी कर लिया। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला यात्री पंजीकरण के लिए ऋषिकुल मैदान पहुंची और वह अन्य यात्रियों के साथ लाइन में खड़ी थी। तभी एक अज्ञात युवक भीड़ का फायदा उठाते हुए उनके पास आया और मौके का फायदा उठाते हुए उनका मोबाइल फोन चोरी कर वो युवक फरार हो गया। महिला को घटना की जानकारी उस समय लगी जब पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद वे अपने वाहन में बैठी। मोबाइल गायब मिला तो फिर उन्होंने तुरंत पंजीकरण केंद्र पर मौजूद पुलिसकर्मियों को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलने के फौरन बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की, लेकिन आरोपी का कोई सुराग या कोई अता पता नहीं चल सका। घटना के बाद न केवल यात्रियों में असुरक्षा की भावना बढ़ी, बल्कि मौके पर तैनात पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। तो वहीं चंपावत में दिशा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा भी शामिल रहे। इस बैठक की शुरुआत कर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अध्यक्ष का स्वागत करते हुए जनपद में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतिकरण किया। तो वहीं मंत्री अजय टम्टा ने केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता, पारदर्शिता,
पंक्चुअलिटी पर खास फोकस करने के सख्त निर्देश दिए और पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर हर घर तक जल पहुंचे उसको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों की ओर से अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी गई, जिन पर मंत्री की ओर से संबंधित अधिकारियों को तुरंत और प्रभावी समाधान के निर्देश दे दिए गए हैं। काम हो रहा है, अधिकारी थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, उनको मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग रहती है और आज इसमें हमने चाहे वो PMGSY के मैटर हैं, जल जीवन मिशन के हैं, विद्युत के हैं, विकसित भारत जी राम जी के हैं, तो ये सारे मैटर्स को लेकर वाइब्रेंट विलेज को लेकर के बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हाथ मिला लिया है, जहां समान भौगोलिक परिस्थितियों वाले ये दोनों पर्वतीय राज्य अब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपने अनुभवों, नवाचारों और कार्य प्रणालियों को साझा करेंगे। इस सहयोग को औपचारिक रूप से देने के लिए जल्द ही दोनों राज्यों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। हिमाचल के अपर मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इसमें बैठक में उत्तराखंड के अपर सचिव महावीर सिंह चौहान, ACEO DIG राजकुमार नेगी और हिमाचल प्रदेश के अपर सचिव राजस्व निशांत ठाकुर समेत दोनों राज्यों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब दोनों राज्यों के जो तमाम बड़े अधिकारी थे वो एक दूसरे से वार्ता करते हुए, समन्वय करते हुए नजर आए और दोनों राज्यों की लगभग प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो परिस्थितियां सेम हैं और यहाँ पर भी प्राकृतिक आपदाएं दोनों ही राज्यों को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन इसमें कैसे एक दूसरे के अनुभव और तकनीक को साझा किया जाए ताकि उसका लाभ एक दूसरे राज्य को मिले, उसको लेकर एक MOU बाकायदा साइन किया जाएगा। तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां देहरादून के हाथीबड़ कला क्षेत्र में सैकड़ों महिलाओं ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के विरोध को लेकर कांग्रेस और सहयोगी दलों के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान महिलाओं ने पद यात्रा करते हुए जोरदार नारेबाजी की और विरोध स्वरूप पुतला दहन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री गणेश गोदियाल ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी मजबूती के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर सियासत कर रहा है। देश की मातृशक्ति अब जागरूक है और अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरकर महिलाएं भी जवाब दे रही हैं। कांग्रेस का इतिहास है कि दोहरा चरित्र जीती है, कहती कुछ है करती कुछ है और कल कार से बिल का विरोध इस कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने किया। ये 71 जो हमारे अभी 71 की जो 71 करोड़ की जनसंख्या जो आबादी का आधा है, सीधा उसके साथ अन्याय है और आने वाले समय में मातृशक्ति इसका जवाब देगी। हरिद्वार से खबर, जहां पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के पहल के तहत ग्राम पंचायतों में बनाए गए मिनी सचिवालयों से अब ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान उनके गांव में ही होगा। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने वर्चुअली माध्यम से इस जन सुनवाई कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें जिला स्तरीय जन सुनवाई से भी इन सचिवालयों को जोड़ा गया है। इस पहल के तहत 25 मिनी सचिवालय तैयार किए गए हैं, जहाँ पर ग्राम प्रधान जनता की समस्याएं सुनेंगे और कई मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में कुल 42 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 21 का समाधान किया गया है, जबकि बाकी बची शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा गया है। प्रशासन का उद्देश्य है कि आम जनता को अब अपनी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़े और त्वरित समाधान सुनिश्चित हो पाए।
ये हमारे रजत जयंती वर्ष राज्य स्थापना में ये हम लोगों ने एक नई पहल की है। इसमें आज मिनी सचिवालय जो हमारे पंचायत स्तर पे हैं उनको जो जनपद की जन सुनवाई कार्यक्रम में इसमें सीधे जोड़ा गया है। इसमें वहाँ पर प्रधान जी भी उपस्थित हैं, फरियादी भी उपस्थित हैं और पंचायत स्तर के अधिकारी भी उपस्थित हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक तरह से ये ई चौपाल के माध्यम से जो ग्राम स्तर से फरियादी जो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया गया है। नैनीताल वन विभाग में मानव वन्य जीव संघर्ष के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब विभाग की रोकथाम को अत्याधुनिक तौर तरीके अपना रहा है। दरअसल संघर्ष की रोकथाम के लिए आबादी क्षेत्र के पास एनाइटर, एनिमल और इंट्रूजन डिटेक्शन एंड रेप्लिकेंट सिस्टम लगाया जा रहा है। आपको ये बताएं कि जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही 150 सोलर लाइट्स का वितरण भी ग्रामीणों को किया गया है। नैनीताल के डीएफओ आकाश गंगवार ने बताया कि विभाग की ओर से एनाइटर और स्मार्ट ट्रैप कैमरे खरीदे जा रहे हैं, जिनको संघर्ष संभावित क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा और कई जगह इसे लगा भी दिया गया है। इससे कि क्षेत्र के लोगों को काफी सहायता मिल पाएगी। मानव वन्य जीव संघर्ष के लिए हमारा जो अप्रोच है सबसे इम्पोर्टेंट तो है जन जागरूकता फैलाना। जो ज़्यादातर घटनाएं होती हैं वो या तो महिलाएं जंगल में जाती हैं, वहाँ पर एक एनकाउंटर हो जाता है वाइल्ड लाइफ के द्वारा, जिसमें यहाँ ज़्यादातर ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। तो हम लगातार गोष्ठियों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से सबको जागरूक कर रहे हैं कि आप अगर जंगल जाते हैं तो आप ग्रुप में जाएं और दिन में ही जाएं, अंधेरे के बाद ना जाएं। क्षेत्र में भूपतवाला स्थित एक आश्रम की संपत्ति पर ट्रस्टियों की ओर से कब्जा जमाने का मामला सामने आया। आरोप यह है कि आश्रम के महंत को झांसे में लेकर उनसे लाखों रुपए ठग लिए गए। इतना ही नहीं बल्कि आरोपियों ने महंत को सीबीआई के फर्जी नोटिस भी दिखाए और सीबीआई जांच का डर दिखाकर वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग इस पूरे मामले में की है। तो वही पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर शुरू कर दी है जांच। और महंत का ये सीधे तौर पर आरोप है कि अप्रैल 2025 में आरोपितों ने अंग्रेजी में लिखा हुआ एक पत्र उनके पास पहुंचाया था और बताया कि ये सीबीआई का नोटिस है। सीबीआई का नोटिस फर्जी तौर पर दिखाकर जांच का डर दिखाया गया और ये भी कहा कि सीबीआई उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। महंत ने आरोप लगाया कि तीनों आरोपी एक व्यक्ति को आश्रम की संपत्ति दिखाने के लिए लेकर आए और 70 लाख रुपए में आश्रम का सौदा करने की बात भी कही। आरोपियों ने रजिस्ट्री तय करने का दबाव बनाया और इसके बाद सीबीआई जांच खर्च के नाम पर करीब 20 लाख रुपए की मांग की गई। सच्चाई का पता चलने के बाद उन्होंने रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने इनकार कर दिया वापस देने से। साथ ही साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई और व्हाट्सएप के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़ित ने पुलिस से इस पूरे मामले में कड़ी और ठोस कार्रवाई की मांग की है। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।